हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस कैरी द सेम मोमेंटम विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो देखते ही आपको समझ आता है भाई ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली का कंसेप्ट कहता है कोई सी भी वेव हो, मैटर वेव हो या फोटोन हो, सबके लिए लैम्डा आप लिखते हो h/p। क्योंकि यहाँ तीनों के मोमेंटम सेम हैं, इसका मतलब तीनों के लिए लैम्डा भी सेम होगा। तो क्लियर कट बिकॉज मोमेंटम इज सेम, लैम्डा इज गोइंग टू बी सेम। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इट्स ऑप्शन नंबर डी, और ये इजीली आप लोगों ने कर भी लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरेज का, जो टेक्निकली आपके नीट के सिलेबस में नहीं आता, बट ऑफ लेट अपन ने देखा है कि एक्सरेज के कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं नीट एग्जाम में। एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आता है 2 या 3 साल पहले अपने आया था, और वो भी लैम्डा मिनिमम पे ही बेस्ड था, ये भी बेस्ड है। देखिए क्या कहता है ये, द वोल्टेज अप्लाइड टू अ कूलीज एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज बाय 25%, और उसके कारण जो शॉर्ट वेव लिमिट या जिसको लैम्डा मिनिमम या लिमिटिंग वैल्यू आप कहते हो कंटिन्यूस रे की, वो डेल्टा लैम्डा से शिफ्ट हुई। तो इनिशियल वोल्टेज कितना अप्लाई किया था ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्ट लिमिट ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे होती है, ये फॉर्मूला याद रखिए, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc/ev। ये आई एडवाइज आप इस फॉर्मूले को याद ही रख लीजिए, ठीक है। यही जो भी क्वेश्चन आए अभी तक इन्हीं पे बेस्ड आए हैं। सो लैम्डा मिनिमम इज hc/ev। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए मैंने माना लैम्डा नॉट था और पोटेंशियल v नॉट था, तो दैट इज hc/ev नॉट। नाउ अब पोटेंशियल को 25% से बढ़ाया है। देखिए यहाँ से आपको दिख गया लैम्डा इज इनवर्स टू वी, बढ़ाओगे तो लैम्डा आपका डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूँ, इट इज़ इनवर्स टू वी। नाउ दिस इज hc/ev नॉट। तो वोल्टेज अपने 25% बढ़ाया, मतलब अब जो नई वेवलेंथ लैम्डा है उसके लिए वोल्टेज 25% बढ़ गया, तो v प्लस 25%, तो ये आप देखोगे दैट विल बिकम 5v0/4। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ ये हो गई 4λ0/5। इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है। कितने से डिक्रीज़ कर रही है, डेल्टा लैम्डा की मैं बात करूँ, डिक्रीमेंट है, तो λ0/λ माइनस लैम्डा दैट वुड बी λ/5, λ0/5। और लैम्डा नॉट की वैल्यू सबसे पहले लिखी मैंने hc/ev0, और ये 5 आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। इसको e लिख देते हैं अपन, ठीक है। ये आपका ये जो है दिस शुड बी इक्वल्स टू e, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपका v0 का वैल्यू निकल के आ रहा है hc/5e इंटू डेल्टा लैम्डा, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी निकल के आ रहा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए मैं फिर एडवाइस करूँगा, पहले भी क्वेश्चन आए हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टेस्ट से दिमाग में रखना है। नाउ थर्ड टेस्ट देखें, ये बिल्कुल आपके हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट में मिलेगा क्वेश्चन। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है एल लेंथ की, मास डेंसिटी का वेरिएशन लैम्डा नॉट एक्स गिवन है, और आपको अब ओरिजिन से डिस्टेंस सी एम का निकालना है। तो अज्यूम करिए रॉड है ए बी, एक्स इक्वल टू 0 माना, तो यहाँ से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए। देखिए पहली चीज़ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, आपको पता है जैसे जैसे आप आगे जाओगे लैम्डा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे किसी एक्स पे जाके डी एक्स का आप लोगे, माना इसका मास अपन ने लिया डी एम। तो पहली चीज़ आपको याद है डी एम आप डायरेक्टली लिखोगे लैम्डा टाइम्स डी एक्स, और क्योंकि ये लैम्डा एक्स पॉइंट के इधर ले रहे हैं तो एक्स पे लैम्डा की वैल्यू आपने लिख दी लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। और वेरिएबल डेंसिटी के लिए आपको फॉर्मूला याद है, एक्स सी एम आपने सीधा याद कर रखा है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो इसको इंटीग्रेट करें, एक्स डी एम की वैल्यू आपने क्या लिखी है, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, नीचे लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। पूरी रॉड कवर करनी है, लिमिट आपको पता है 0 to L, दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा x² dx मतलब x³ 3, लिमिट डालोगे तो हो जाएगा L³ 3, नीचे x dx तो x²/2, लिमिट डालोगे हो जाएगा L²/2, एंड दिस कम्स आउट एज 2L/3। तो ये बहुतों को तो एक आंसर भी शायद याद ही रहेगा, तो दिस इज ऑप्शन बी अगेन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ आपका नॉलेज बेस्ड है। देखिए आपको निकालना है सीएम का डिस्टेंस एक हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए टेक्निकली आप डिराइव करोगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। अपने नीट के एग्जाम में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन है, तो अपने पास टाइम की कमी है। तो ये आपका एक नॉलेज बेस है, आपको याद रखिएगा। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। ये हेमिस्फेरिकल यूनिफॉर्म जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके लिए बात करें, सेमी सर्कुलर या हेमिस्फेरिकल, तो याद रखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग का उसका जो ओरिजिनल कंप्लीट रिंग के सेंटर से सीएम का डिस्टेंस होता है वो होता है 2r/π।
डिस्क के केस में होता है 4r/3π, सॉलिड हेमिस्फीयर का उस ओरिजिनल सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें तो 3r/8, हॉलो हेमिस्फीयर जो पूछा गया है दैट इज़ r/2, तो ऑप्शन ए हो गया। सॉलिड कोन के लिए याद रखिएगा 3h/4, हॉलो कोन के लिए याद रखिएगा 2h/3, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई एडवाइस कि ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हुआ, ये भी इस से आपको सीखना है। आई एडवाइस क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक पत्थर है, उसका मास गिवन है, रस्सी की लेंथ आप हॉरिजॉन्टली घुमाओगे तो यही रेडियस हो जाएगी, और स्पीड गिवन है, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शनलेस टेबल है, एन और एम जी वर्टिकल में कैंसिल होंगे, केवल टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो टी इज़ इक्वल टू mv²/r, एम के नाम पे 0.3 kg, वी स्क्वायर दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और रेडियस के नाम पे आप लिखोगे 1.5 मीटर। सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.3 × 36/1.5 इन न्यूटन्स। तो 15 की टेबल से अगर अपन चलेंगे दिस वुड बी 24 × 0.3, 24 3 = 72, दिस इज 7.2 न्यूटन्स। तो ये भी इजीली अब आप सॉल्व ऐसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो देयर प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू। अब ये आपका क्लियर कट आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको सबको पता है फेरोमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड इनर सबसेल्स। तो ये इजीली आप केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों जगह आप पढ़ते हैं। सिमिलरली अब 7th, ये आपका सेल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि आपको ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल समझाता है। देखिए आपको कहता है कि ये टर्मिनल पोटेंशियल 2.2 है जब आपका सर्किट ओपन है। तो आपको याद होगा अच्छे से, ओपन के वक्त जो होगा दैट इज़ ईएमएफ, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ 2.2, और ये 1.8 हो गया घट के जब आपने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया 5 ओम्स का। तो रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, तब आपको पता है टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ ER/R+R। चाहो तो इसको डिराइव करने के लिए आपको याद रखिए, आपको याद था E - I × स्मॉल r, I की वैल्यू आप लिखते थे E/R+R। आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार ड्रॉ भी करके आपको समझा देता हूँ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर आपने दिखाया, तो ये कैपिटल R, स्मॉल r, E, ये लूप कंप्लीट हुआ, तो दिस इज़ व्हाट यू गेट। और ये खूटे ऐसे दो बाहर अपने को जो निकलते हैं वो यहाँ निकलते हैं, तो ये खूटों पे जो अपने को दिखेगा दैट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के बीच में, वही अपन ने यहाँ पे बोला है। तो ये आया आपका VT, तो VT की वैल्यू गिवन है 1.8, E की जगह मैंने लिखा 2.2, R की जगह मैंने लिखा 5 प्लस स्मॉल r, इधर ले गए 5 × 18 90, तो 9 हो गया, 9 + 1.8r, 5 × 2.2, तो ये आपको पता चल गया दैट इज़ 11। सो 1.8r इज़ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2। तो r की वैल्यू आपके पास आ रही है 20/18 लिख दूँ इसको मैं, दैट इज़ 10/9 ohms। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सा प्रश्न है जो आप मेक कर सकते हो। करंट रेजिस्टेंस का ऑप्शन ए अपना आंसर हुआ। नाउ गोइंग हेड, ये अगेन करंट रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जो आपको पता है पोटेंशियोमीटर का तार लंबा क्यों रखते हैं, घुमा घुमा के 10 मीटर का क्यों रखते हैं। आपको पता है जितना लंबा तार होता है सेंसिटिविटी उतनी बेटर होती है, एक्यूरेसी उतनी बेटर होती है। तो सीधा आंसर आपका बी हुआ, दैट इज़ इंक्रीजेस। तो ये आपने सब आप प्रैक्टिकल भी करते हो, थ्योरी में भी पढ़ते हो, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट। आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव इंडक्टेंस आपके लिए एक रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रोल प्ले करता है, तो वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटर डायरेक्टली आप बोल सकते हो। नाउ 10th वन, एक सॉलिड मेटल क्यूब है जिसकी एज लंबाई 2 सेंटीमीटर है, मूविंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड 6। There is a uniform field in the positive z. The potential difference between the two faces of the cube perpendicular to the x-axis. तो देखिए दो फेसेस x-axis के ऐसे अपन क्या बोले, जो x-axis के लेट से पैरेलल हैं, ऐसे ये मान लीजिए अपन ने ये x-axis इधर ले ली, तो इन दो के बीच में बात हो गई। तो इनके बीच का जो सेपरेशन L हो गया वो आपके लिए 2 सेंटीमीटर हो गया। और अब आपकी जो फील्ड है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, सॉरी ये मूव पॉजिटिव वाई में कर रहा है, ये वेलोसिटी हो गई। और जो फील्ड है आपकी वो इनके भी परपेंडिकुलर, ऐसे अगर पॉजिटिव जेड माने हैं तो ये लेट से डॉट बना दूँ, ये आपकी तरफ आती हुई है। तो तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो डायरेक्टली आपको ईएमएफ पता है, इसके इसमें BV परपेंडिकुलर है, तो BVL ही हो गया। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है 0.1 टेस्ला, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.02 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट्स में बदल दिया है मैंने सब कुछ। तो ये देखिए 6 2 Z 12, और ये डेसिमल प्लेसेस को आप लिखोगे तो दिस इज़ 0.012 वोल्ट्स। सिंपली आप बोल सकोगे 12 मिली वोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, charges are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure and the charge particle at A is in equilibrium, the ratio Q1/Q2 is।
तो देखिए ए वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे दिख रहा है बी और डी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए पे लगेगा वो सेम होगा और दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाले हैं क्योंकि ऑपोजिट नेचर है। तो लेट्स से इसको मैं नाम दे दूं, लेट्स से आई कॉल दिस फोर्स एज F1. Again I call the same magnitude of force but directed towards D, that is also F1. एंड बिकॉज C पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, Q1 है, तो इसका जो फोर्स आएगा अगर मैं देखूंगा वो ऐसे जाएगा, रिपल्सिव होगा, दिस वुड बी लाइक दिस इज F2. अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो क्लियर कट मुझे दिखता है ये F1 और F1 इन दोनों को रिजल्टेंट 90 डिग्री पे इक्वल है, तो ये इधर आएगा और ये फोर्स मुझे दिख रहा है हो जाएगा √2 F1, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में आई कैन डायरेक्टली राइट √2 F1 शुड बैलेंस F2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा √2 टाइम्स F1. F1 क्या होगा बेटा, उसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो K Q1 Q2 और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे दिख रहा है A². F2 जब मैं लिखूँगा A और C के बीच का फोर्स, तो इनके बीच डिस्टेंस मुझे पता है A नहीं, डायगोनल लेंथ √2A होगी, तो आई विल राइट इट एज K Q1 दैट इज K Q1² और यहाँ ये हो जाएगा √2A का होल स्क्वायर. सो K Q1 कैंसिल किया अपन ने, तो अब यहाँ से रेशो Q1/Q2 चाहिए था, ये ले लिया, A² कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर कोट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी Q1/Q2 वो आपको क्लियर कट यहाँ पे ये अंदाज़ा दे रही है कि ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू √2 × 2A². सो दैट इज़ कमिंग आउट एज 2 √2 A², सॉरी कैंसिल हो जाएगा, अपन ने को ध्यान रखना है यहाँ पे. सो दैट इज़ गोइंग टू बी, तो ये आपको समझ आ रहा है कि बेटा ये जो एनटीए ने दिया है यहाँ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने जो सॉल्व किया है उसमें कुछ ना कुछ इशू है, तो ये सही सॉल्व हुआ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है. नेक्स्ट 12 देखें, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है. आपको बताना है एक ऐसा पॉइंट इन दोनों की प्रेजेंस में जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. देखिए ये 4Q है और ये -Q है. देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप सबसे पहले दोनों का साइन देखो, दोनों का साइन ऑपोजिट है. बीच में मैं कोई भी पॉइंट लूँगा तो इसकी फील्ड भी राइट में जाएगी और इसकी फील्ड भी राइट में जाएगी, तो बीच में तो मिलेगा नहीं पॉइंट. अब इधर नहीं मिलेगा, इस तरफ ये इलाका 4Q का है तो यहाँ ये भारी पड़ रहा है, तो Q आके यहाँ इसको निपटा नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो पॉइंट अपने को इसी इलाके में कहीं थर्ड पॉइंट रीजन में कहीं मिलेगा. तो ये सब पूरा अपन हटा देते हैं और अब क्वेश्चन को देखेंगे. मुझे पता है कि जो भी पॉइंट मिलना है इधर ही मिलना है, तो यहाँ पे मान लिया पॉइंट P जिसका डिस्टेंस मान लिया मैंने यहाँ से x. तो अब देखिए यहाँ पे 4Q का फील्ड इस तरफ जाएगा, नेगेटिव Q का इधर जाएगा, दोनों को इक्वेट करना है. पहले 4Q का फील्ड मैं लिखूँ K × 4Q, डिस्टेंस हो जाएगा A + x का होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है, डायरेक्शन आप पहले ही देख चुके हो, और ये फील्ड जो इसका आएगा KQ और इस Q से डिस्टेंस x² है, KQ उड़ा दिया जाए, और x भी आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, नेगेटिव आने वाला है नहीं, तो मैं डायरेक्टली बिना मैथमेटिक्स से दिमाग लगाए प्लस माइनस लिखे मैं डायरेक्ट इसका रूट लूँ, तो दिस इज़ 2/A + x = 1/x. सो 2x = A + x. सो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू a निकल के आ रहा है. ये a डिस्टेंस मैंने लिया है नेगेटिव Q से, तो अगर मेरे को 4Q से डिस्टेंस बोलना है तो दैट इज़ 2a फ्रॉम 4Q. ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. क्लियर है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13th. अब ये ग्रेविटेशन पे बेस्ड बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो स्कूल में भी आप पढ़ते हो. आपको बताना है कि भाई आप ऊपर जा रहे हो, कितना ऊपर जा रहे हो, 32 किलोमीटर सरफेस से ऊपर गए हो, तो आपको बताना है जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी अगर सरफेस पे वैल्यू जी माने तो. ठीक है, तो ऊपर गए हो 32 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के आगे 32 किलोमीटर बहुत छोटा है, तो मैं डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्म लगा सकता हूँ जो मेरे को याद रहती है, जी इज़ G0 जब जनरली अपन सरफेस वाले को बोलते हैं 1 - 2h/r. ये आप लोगों को याद होगा. ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट करके निकलता है, तो यहाँ पे वही जी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ मैं G' लिख दूँ क्योंकि जी उसको बोला है, तो दैट इज़ G 1 - 2h. h की जगह आपने लिखा 32 किलोमीटर्स, R is 6400 किलोमीटर्स गिवन भी है, ये कैंसिल किया तो 32 2 ज़ा 64, तो ये आपका हो गया G 64/6400, तो 1 - 1/100. सो क्लियर कट दिस इज़ 0.99 G. और मैं अप्रॉक्सीमेट क्यों कर पाया, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है. आपको पता ही यहाँ 3200 किलोमीटर होता तो फिर मुझे एग्जैक्ट वो रेशो लेके ही सॉल्व करना पड़ता. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. याद रखिएगा, छोटे चेंज के लिए फॉर्मूला है, बड़े चेंज के लिए एग्जैक्टली फिर अपने को वो लिखना पड़ता. मैं लिख के भी दिखा देता हूँ. वो आप लिखते थे G/G0 = R/R + h का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता. ठीक है, तो दिस इज़ 13th. नेक्स्ट देखिए 14th.
the ratio of the radii of the planets P1 and P2 is A, the ratio of their acceleration due to gravity is B, the ratio of the escape velocity. भाई रेडियस का रेशो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशो है, तो एस्केप वेलोसिटी, अब एस्केप वेलोसिटी अगर मैं याद रखूँ, मुझे याद होगी यार, वी एस्केप का वैल्यू ये याद किया था √2gr, जी का भी रेशो है, आर का भी रेशो है, तो डायरेक्टली लिख दें VE1 अपॉन VE2, रेशो लोगे ये आ जाएगा √G1/G2 इंटू √R1/R2। जी का रेशो आपको गिवन है B, उसका गिवन है A, तो B और A, तो आंसर आपका ये √AB बनता दिख रहा है। ऑप्शन बी को आप क्लियरफुली देख सकते हो। बेसिक फॉर्मूला एक्सरसाइजिंग क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। यहाँ कई लोग अटक सकते हैं, आराम से देखिए। दो रॉड्स हैं, दोनों की लंबाई सेम है, डायामीटर भी सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो 2/3 है, ज्वाइंट की एंड टू एंड। टेम्परेचर एक एंड पे P के 100 रखा है और Q पे 0 रखा है, तो जो आपका इंटरफेस है उसका तापमान क्या होगा। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ, इट्स समथिंग लाइक दिस। ये पहली रॉड हुई, ठीक है। मैं एक बार दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड लेट्स से दिस इज़ द सेकेंड रॉड। लेंथ सेम है, एरिया सेम है, लेट्स से P हो गया, इसका एंड P वाला दिखा दिया और ये Q इधर दिखा दिया। रॉड और PQ बोली थी, अपन ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ तापमान 100 डिग्री है, यहाँ तापमान 0 डिग्री है। अब यहाँ नोड पे टेम्परेचर क्या होगा, तो पहले आपको पता है जो भी ये हीट करंट ऐसे ही जाएगा तो दोनों में हीट सेम होगी। करंट H1 इज इक्वल टू H2। H का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, जो भी अपन डायरेक्टली बोलते हैं ΔT/R, R की वैल्यू वही L/σA करें, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो रिजल्ट निकल के याद होगा कि H की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए क्या लिखते थे अपन, KA Δθ/L, ये लिखते थे KA Δθ/L। तो अब ये जो Δθ था, इसको मैं एक्चुअली फॉर्मूले में यहाँ लिखूँ तो यहाँ जो Δθ होगा, लेट्स से इस टेम्परेचर को T माने, तो यहाँ ये होगा 100 - T और इसको KP लिख दें। इधर होगा KQA और यहाँ मैं चेंज लिखूँगा T-0 अपॉन L, L और A सेम है तो उड़ा दें। तो अब यहाँ से देखिए KP/KQ, वो रेशो आपको कितना गिवन है 2/3, तो ये मैं इधर ले आऊँ। KP/KQ पहले इधर लिखा, दैट इज़ T अपॉन 100 - T, दैट रेशियो इज़ 2:3। तो अब यहाँ से किया तो 3T इज़ 200 - 2T, सो T की वैल्यू आ रही है 200/5, दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। चेक करने का एक और तरीका, भाई इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस पर टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा, मतलब आंसर 50 से नीचे ही होना चाहिए था। वो मैं डायरेक्ट भी देख सकता था, तो सेफली मैं लगा सकता हूँ आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थर्मोडाइनमिक सेक्शन से क्वेश्चन हैं। एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, PV = nRT, मतलब आइडियल गैस है, 27 डिग्री पे थी। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेस करके तापमान बढ़ेगा और वो हो गया 327 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल प्रेशर 1 atm था, तो फाइनल प्रेशर का लॉग क्या होगा, व्हाट इज़ द ln ऑफ द P फाइनल, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, मोनोटॉमिक गैस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो देखिए आपको एक चीज़ पता है कि भाई अगर मोनोटॉमिक गैस होती है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए आपको पता है गामा का वैल्यू होता है 5/3, ये आप जानते हैं। तो अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, आपको टेम्परेचर्स की इक्वेशन गिवन है, प्रेशर्स की बात की गई है, तो आपको यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन देखिए, वैसे तो अपन याद रखते हैं PV² गामा, उसको अगर अपन बदलते हैं तो आपको याद होगा P1 - गामा T² गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस फॉर्म में ये आ जाता है PV² गामा कॉन्स्टेंट एंड PV = nRT यूज़ करके। तो मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देखेंगे अपन, P फाइनल इंटू 1 - 5/3 इंटू T फाइनल की पावर 5/3 इज़ इक्वल टू P इनिशियल 1 - 5/3 इंटू T इनिशियल की पावर 5/3, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए मेरे पास जो आ रहा है P फाइनल, मैं उधर ले जाऊँ क्योंकि नेगेटिव पावर जाएंगी, तो P फाइनल बाई P इनिशियल उधर ले जाऊँगा, ये एक्चुअली -2/3, तो वो अपने आप होके दैट बिकम्स 2/3। ये आपका क्या हो गया, 2/3 निकल के आ गया यहाँ पे, अपन ने उसको रिवर्स कर दिया। और यहाँ से अभी इक्वेशन क्या बनेगी, T फाइनल 327 अपन केल्विन में बदलेंगे तो दैट इज़ 600, 27 इज़ इक्वल टू 300, तो बेसिकली W हुआ था टू द पावर 5/3, ये आपका रिजल्ट आया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है बेटा, P फाइनल अपॉन P इनिशियल की पावर 2/3, दैट इज़ 2 की पावर 5/3। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ln लूँगा तो 2/3 ln ऑफ P फाइनल माइनस ln ऑफ P इनिशियल लिख दूँ मैं, दैट इज़ इक्वल टू 5/3 of ln2।
अब पी इनिशियल आपका 180 एम है, 1 का एल एन आपको पता है, लॉग लोगे दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0. सो 2/3 ऑफ, देखिए 2/3 ऑफ एल एन पी फाइनल 5/3 LN2 की वैल्यू अब गिवन है आपको 0.7. ठीक है, तो ये आपके पास 7 5 35, जो भी है 3 और 3 तो यहीं से अपन ने नलीफाई कर लें. सो दिस इज़ 5 × 0.7/2. सो यहाँ से आपके पास LNP फाइनल की वैल्यू निकल के आ रही है 5 × 3.5/2 विच कम्स आउट एज 1.75. आप आराम से ऑप्शन ए को टिक कर सकते हो. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, नीट के हिसाब से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखनी भी चाहिए. एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, आप फेमिलियर हैं ही, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ध्यान है. अब थर्मोडायनेमिक्स से ही एक और फेवरेट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, कार्नोट इंजन. कहता है कि भैया इंजन की एफिशिएंसी सेम है 100 या 500 के बीच काम करे या टी या 900 के बीच, तो टी की वैल्यू क्या होगी. तो भाई आपको याद है कार्नोट इंजन की, जो इसको थोड़ा और प्रॉपर लिख देते हैं, जो आपको एफिशिएंसी पता है, नीटा ऑफ कार्नो इज़ 1 - TC/TH, ये अपना फॉर्मूला होता है. तो पहले केस में दोनों सेम है, तो 1 - TC हो गया 100, TH हो गया 500. और ये भी याद रखिएगा ये वैल्यूज़ हमेशा केल्विन में ही डालते हैं ना. अब अगले में देखिए 1 - अब जिस तरह से इसने बोला ऑप्शंस दिए, मतलब टी को छोटा टेम्परेचर माना है, तो T/900 अपन ने लिखा. तो कंपेयर करते ही सीधा आ गया 100/500 इक्वल्स टू T/900. तो टी की वैल्यू सीधे सीधे आप ये कैनलीफाई कीजिए, दैट इज़ 900/5 विच कम्स आउट एज 180 केल्विन. यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ऑप्शन ए. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सस्ता क्वेश्चन ही था, आप आराम से कर सकोगे. नाउ द 18th वन, अगेन थर्मोडाइनमिक्स का है. 5 मोल हैं गैस के और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है 100 से 120 20 डिग्री का चेंज किया है. इंटर एनर्जी 80 जूल से बदली है, तो टोटल हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगी. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब भी अपने को पता है कांस्टेंट वॉल्यूम या कुछ भी हो, अपने को चेंज इंटर एनर्जी डेल्टा यू हमेशा अपन आइडियल गैस के लिए लिखते हैं NCV डेल्टा टी. तो डेल्टा यू की वैल्यू बोलिए 80, एन की वैल्यू बोलिए 5, CV आपसे पूछा गया है, डेल्टा टी गिवन है 20. तो CV आपके लिए सीधा आ गया 80/100. तो यहाँ पे ये 80/100 आपके लिए निकल रहा है. सो इट कम्स आउट एज 0. CV हो गया 0.8. अब क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको निकालनी है टोटल हीट कैपेसिटी. तो ये गलती नहीं कर दें कि यहाँ 0.8 देख के आप फटाफट से उसको टिक कर दें. यहाँ टोटल हीट कैपेसिटी और वो जूल पर केल्विन में आ रही है. ये जो अपन ने लिखा है दिस इज़ इन जूल पर मोल पर केल्विन. तो अगर इसको मैं जूल पर केल्विन में बदलूंगा तो वो जो चीज़ है अपनी हीट कैपेसिटी, जिसको कैपिटल एस जनरली लोग लिखते हैं, एंड वी कैन राइट इट एज N टाइम्स CV. तो बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं, तो 5 × 0.8, और ये था आपका जूल पर मोल पर केल्विन, और मोल से मल्टीप्लाई होके दिस वुड बी इन जूल पर केल्विन. सो इट इज़ 4 जूल पर केल्विन. तो ये लास्ट स्टेप पे ध्यान रखिएगा, यहाँ अपन मिस्टेक कर सकते हैं. 19th, ये अगेन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रश्न. एक रिंग है, चार्ज रिंग है, उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और उसको घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक्सेस के अबाउट. तो सेंटर पे फील्ड क्या होगी. तो यहाँ देखिए ये लेट से अपनी रिंग हो गई, इसको इस एक्सेस के अबाउट लेट से आप ऐसे रोटेट करोगे, तो ये चार्ज है इसके ऊपर, माने ऐसे पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है. तो जैसे ही घुमाओगे बेटा, चार्ज सर्कुलेशन में तो करंट आता है. तो अगर ये क्यू चार्ज है और लेट से मैंने इसको बोला ओमेगा से घुमाया है, तो करंट आपको पता है Q × F होता था विच इज़ Q ω/2π. ये कंसेप्ट आपने करंट रेजिस्टेंस में आप स्टार्टिंग में सीखते हो. अब इस करंट के कारण रिंग के सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है μ0I/2R. तो I की जगह ऊपर वाली वैल्यू डाली तो μ0 Q ω/2π और नीचे हो गया आपका 2R. तो अब देख लीजिए आप, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन C ही निकल के यहाँ पे आएगा. तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जो पूछी गई है. नेक्स्ट, अगेन ये भाई कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है. देखें क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोज्ड लूप है, करंट ले जा रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड. चारों पे मिला के F1, 3 पे F1 F2 F3 गिवन है, तो चौथे सेगमेंट पे फोर्स क्या होगी. तो भाई जब भी आपको पता है कोई भी क्लोज लूप यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो नेट फोर्स या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0. तो आई कैन डायरेक्टली राइट F1 + F2 + F3 प्लस ये जो भी F1 PQ, इसको लेट से F4 मान लूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी 0. तो F4 का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ F1 + F2 + F3. ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये दोनों ऑपोजिट हैं. तो अगर मैं एक को आई कैप बोलूँगा तो एक -I कैप हो गई, और लेट से ये -J कैप. इस तरह से अगर मैं लिख लूँ लेट से X और Y, ये ज़्यादा आसान रहता है आप लोगों के लिए. तो F4 की वैल्यू आपके लिए देखिए क्या हो जाएगी, माइनस. तो ये F1 की वैल्यू आप लिखोगे F1 × -I कैप, F2 × -J कैप, प्लस F3 × I कैप.
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, F1 माइनस F3 आई कैप माइनस F2 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड अगर आप अब समझदार हैं आराम से आप लिख सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी F1 माइनस F3 के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपका जो भी ऑप्शन है, अब F1 माइनस F3 का होल स्क्वायर लिखो, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर, वो तो एक्चुअली जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा रहेगा। तो ये ऑप्शन डी आप टिक यहाँ पे कंफर्टेबली